हेलो गाइस, जैसे कि मैंने पहले वाली वीडियो में आपको मापन का अर्थ, परिभाषा, विधियाँ, उद्देश्य और महत्व बताया था और साथ में फिर इवैल्यूएशन भी हमने किया था और इवैल्यूएशन और मेजरमेंट में डिफरेंस भी कर लिया था। उसके बाद की ये वीडियो है, तो इसमें मैं आपको ये नोट्स दे रही हूँ कि शिक्षा में मूल्यांकन के उद्देश्य, महत्व और उपयोगिता। साथ ही साथ इसके बाद हम करेंगे मूल्यांकन की विधियाँ, देन हम करेंगे अच्छे मूल्यांकनकर्ता की विशेषताएं। ठीक है, तो सबसे पहले हम मूल्यांकन के उद्देश्य और महत्व और उपयोगिता, एक ही बात है, उसके बारे में बात करते हैं कि मूल्यांकन का जो उद्देश्य होता है वो कोई भी एजुकेशन प्रोसेस है उसमें जो स्टूडेंट है वो कितना प्रोग्रेस कर रहा है, ठीक है, उसको एक्सप्लेन करना। ये हमारा इवैल्यूएशन का है क्योंकि हम उसे ओवरऑल देखते आ रहे हैं, क्योंकि ये पूरा उसका जब तक वो रहता है स्कूल में, फर्स्ट सपोज वो फर्स्ट में पढ़ रहा है, उसके बाद 12th तक है, तो वो पूरा स्टार्टिंग से एंड तक हम देखते ही देखते हैं। और उससे जो उसके अंदर बिहेवियरल चेंजेस हुए हैं, उसके व्यवहार में जो परिवर्तन हुए हैं, उसके बारे में ही हमें पता, उसके बारे से उसके शिक्षा की प्रक्रिया, मतलब जो भी होता है ना, उससे हमें पता चलता है कि बच्चे में कितना चेंजेस हुआ है, उसने जो हमने सिखाने की कोशिश की उसने सीखा है या नहीं सीखा है, और अगर नहीं सीखा है तो हम उसको और किस तरह से सिखा सकते हैं इन चीज़ों को, और वो कौन कौन सी नई चीज़ें सीखा है उसने, मतलब और कितना चेंजेस किया उसने अपने अंदर, और कितना वो खुद कर पाता है चीज़ों को ना। तो हम उसका ओवरऑल डेवलपमेंट जो देखते हैं वो इवैल्यूएशन में ही आता है। अभी हम यहाँ पे ये जो हेडिंग्स हैं इसमें हम इनके उद्देश्यों को ही बता रहे हैं यहाँ पर। तो इसका पहला उद्देश्य है शिक्षा के उद्देश्यों की व्याख्या और उसमें परिवर्तन। तो मूल्यांकन का जो सबसे पहला उद्देश्य है कि वे अध्यापक को, यानी कि जो टीचर है, उसको ये जानने में सहायता करे कि शिक्षा के किन उद्देश्यों को किस स्तर तक प्राप्त किया जाता है और किस स्तर पर इनकी प्राप्ति के लिए किए गए प्रयास निरर्थक होते हैं। इसी में दूसरा पॉइंट है, मूल्यांकन द्वारा उद्देश्यों की उपयोगिता और अनुपयोगिता का पता लगाकर हम इन्हें शिक्षा की प्रक्रिया में स्थान देते हैं या फिर उन्हें अलग कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद सेकेंड हेडिंग है शिक्षा की पाठ्यचर्या की व्याख्या और उसमें संशोधन। तो जो हमारी पाठ्यचर्या होती है, यानी कि जो हमारा सिलेबस होता है या करिकुलम जिसे हम बोलते हैं, उससे हमें ये पता चलता है कि कौन सा भाग बच्चों की रुचि का है, रुझान का है और उनके अनुकूल है, मतलब उनके मेंटल लेवल के अकॉर्डिंग है, और कौन सा नहीं है। ठीक है, थर्ड है पाठ्य पुस्तकों एवं अन्य शैक्षिक क्रियाओं की व्याख्या और उनमें सुधार। मूल्यांकन से हम ये भी पता लगाते हैं कि जो भी बच्चे, मतलब बुक्स हैं उनकी, और या फिर उनके अलग सीसी हैं, मतलब को करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं, वो कौन से उनके अंदर परिवर्तन लाने में सहायक हैं या नहीं हैं। शिक्षण विधियों में सुधार। अब नेक्स्ट है शिक्षण विधियों में सुधार। तो इसमें कुछ शिक्षण विधियाँ आती हैं और हम उन विधियों को देखते हैं कि ये बच्चों को, मतलब उनका ओवरऑल डेवलपमेंट करने में प्रभावशाली हैं या नहीं है। नेक्स्ट है विद्यार्थियों की स्थिति का पता लगाना, कि हमें विद्यार्थियों की स्थिति का मतलब यह है कि हम बच्चों को जो सिखा रहे हैं वो उनकी सीमा तक उसको ग्रहण करें। सपोज हम उनको 50% सिखा रहे हैं, तो उसको कितना पार्ट वो ग्रैब कर पा रहे हैं और कितना नहीं कर पा रहे हैं। शिक्षार्थियों का शैक्षिक मार्गदर्शन करना, एक उद्देश्य ये भी है इसका कि ये स्टूडेंट्स का मार्गदर्शन करता है, अध्यापकों का भी करता है, क्योंकि हमें बच्चों की वास्तविक स्थिति का पता चल जाता है। शिक्षार्थी का व्यवहारिक निर्देशन, जैसे कि हमने साइकोलॉजी में आपने भी पढ़ा होगा कि दो बच्चे कभी भी एक जैसे नहीं होते, यानी कि दो अगर आइडेंटिकल ट्विंस हैं वो भी एक जैसे नहीं होते, यहाँ तक कि तो उनका जो इंटरेस्ट है, उनका जो उनका मतलब वो जो उनकी कैपेबिलिटी है वो डिफरेंट होगी। तो इसका जो व्यवहारिक निर्देशन है ना, तो इसमें यही आएगा कि आप, ये थोड़ा साइकोलॉजिकल टर्म है, कि इसमें ये भी आ जाएगा कि आप, मतलब उनका, क्योंकि जहाँ पे रुचि आती है, जहाँ पर एबिलिटी आती है, तो वो हमारे साइकोलॉजिकल टर्म में आ जाती है। तो इससे हमें पता चल जाता है कि कितना बच्चा एबल है किसी चीज़ को करने के लिए। शिक्षार्थी के विषय में भविष्यवाणी। मूल्यांकन एक ऐसी प्रक्रिया है जो बच्चे के पूरे विद्यार्थी जीवन भर चलती है, जैसे कि मैंने आपको बताया अभी। और तो हमें बच्चों की प्रगति, मतलब कितना प्रोग्रेस कर रहे हैं, कि उसमें
कितनी रुचि और रुझान है इसके बारे में हमें पता रहता है स्टार्टिंग से। क्योंकि जब टीचर्स मीटिंग होती है तो आपस में टीचर्स भी जब बात करते हैं तो एक दूसरे के बच्चे के बारे में बताते रहते हैं। इनकेस अगर वो टीचर वहीं रहते हैं तो उनको पता रहता है कि हाँ ये बच्चा इस क्लास में था, अब इस क्लास में है, तो उनको पता रहता है कि ये बच्चा है, मतलब क्या, सारे टीचर्स को सारे बच्चों को ऑलमोस्ट पता ही रहता है। अगर कोई अच्छा बच्चा है पढ़ने वाला या कोई स्लो लर्नर है तो उसके बारे में भी हमें पता रहता है। 9th है विद्यार्थी के सर्वांगीण विकास को गतिशील रखना। अब हम जैसे है कि बच्चा बढ़ रहा है, हर क्लास में वो जाता जा रहा है, तो हम हर क्लास के अकॉर्डिंग उसका एक डेवलपमेंट करना हम टीचर्स की जिम्मेदारी बन जाती है। अब विधियों के बारे में बात करते हैं। इसमें है डेप्से ने एक बुकलेट लिखी थी, द कंसेप्ट ऑफ इवेल्यूशन इन इंग्लिश इन एजुकेशन कि, और उसके अकॉर्डिंग हमें यहाँ पर कुछ मेथड्स, इवेल्यूशन मेथड पता चलते हैं, जिसमें कि मैं आपको बता देती हूँ, हेडिंग्स है इसमें। शिक्षण लक्ष्यों का चयन। शिक्षा एक बहुउद्देशीय प्रक्रिया है, तो इसमें हमें बहुत सारे उद्देश्य आते हैं, जैसे बच्चों का शारीरिक विकास, मानसिक विकास बताइए, तो हमें इनकी प्राप्ति कैसे करनी है, तो उसके लिए हमें कुछ सिलेक्शन करना होता है एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स का, ठीक है। उसके बाद है शिक्षण लक्ष्यों का, फिर डिफाइनिंग द ऑब्जेक्टिव्स। इसमें 3 चीज़ें आती हैं, ज्ञानात्मक, प्रक्रियात्मक और भावात्मक। ये आपने पढ़ा होगा, जैसे कोनेटिव, कॉग्निटिव एंड साइकोमोटर। तो कॉग्निटिव होता है हमारे मेंटल लेवल से जुड़ा हुआ, ठीक है। फिर आप दिल पे हाथ रखेंगे तो वो हो गया आपका भावात्मक यानी कि कोनेटिव। एंड देन आपका, अगर आप जो भी आप हाथ हिला रहे हैं, लिख रहे हैं, चल रहे हैं, ये सारी चीज़ें साइकोमोटर में आती है, यानी कि क्रियात्मक, ठीक है। तो इसके 3 पार्ट हैं। उसके बाद परिस्थितियों की पहचान, सिचुएशन हम कैसे पहचानते हैं, जिसमें बच्चे का अपेक्षित ज्ञान, मतलब उसको कितना ज्ञान है, उसके कौन से स्किल्स हैं, कौन सी रुचियाँ और अभिरुचियाँ हैं, ये हम देखते हैं इसमें ना। फिर 4th पॉइंट पे आता है, 4th हेडिंग है एग्जामिनेशन एंड सिलेक्शन ऑफ मेजरमेंट डिवाइसेस। तो इसमें है मापन प्रविधियों का चुनाव किया जाना, और हम इसमें ये बात का ध्यान रखते हैं कि इन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए उपयुक्तम मतलब बेस्ट ऑफ द बेस्ट मेथड हो, ठीक है, सब मेथड बोल सकते हैं। फिर लेखनबद्ध प्रमाणों की व्याख्या, इंटरप्रिटेशन ऑफ द रिकॉर्डेड एविडेंसेस, यह मूल्यांकन का अंतिम पद है, ठीक है। इसमें आप परिवर्तन संबंधी समस्त सूचनाओं को लिखा जाता है कि आपके बिहेवियर में कितने चेंजेस आए हैं बच्चों के, सीखने की प्राथमिक स्थिति कैसी थी और अंतिम स्थिति कैसे। जैसे कि हम प्री टेस्ट एंड पोस्ट टेस्ट लेते हैं या मिड टेस्ट भी लेते हैं कई बार, तो हमें पता चल जाता है कि सपोज जैसे आपने प्री टेस्ट लिया, किसी बच्चे गए, आप क्लास में गए, आपने बच्चों को कोई चैप्टर का प्री टेस्ट ले लिया, सपोज पहले चैप्टर गई, तो उसमें आपने क्वेश्चन दी, मतलब क्वेश्चन बना के गए हो आप, और आपने बच्चों को एक पेपर पकड़ा दी कि आप ये क्वेश्चन करके दो, ठीक है। तो बच्चों का आपको पहले टेस्ट का पता चल जाएगा, उसके बाद आप उसको पढ़ाओगे, ठीक है। उसके बाद आप उसका पढ़ाने के बाद उन्होंने उस चैप्टर को कितना सीखा, उसके बाद आप उसका फिर से टेस्ट लोगे, तो ये पोस्ट टेस्ट हो गया। तो उसके बाद आपको पता चल जाएगा कि इस बच्चे ने कितना ग्रैब किया है। वो भी एक अच्छा मेथड है पता करने का कि कितना किया जाता है, मतलब बच्चों ने कितना सीखा होता है इससे। तो इससे आपका एक तो आपके पास रिकॉर्ड होता है, आप मार्क्स क्योंकि देते हो उसमें ना, प्री टेस्ट और पोस्ट टेस्ट में, उसमें पता चल जाता है कि कितना आया है। तो आप एक चार्ट बना सकते हो, उसके थ्रू आपको पता चल जाएगा। देन हम लास्ट में पहुंच गए हैं, अच्छे मूल्यांकनकर्ता की विशेषताएं, मतलब कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड इवैल्यूएशन टीचर। तो सबसे पहले है शैक्षिक या शिक्षण लक्ष्यों का चयन करने की योग्यता होनी चाहिए। सेकंड है शिक्षण लक्ष्यों को स्पष्ट करने की योग्यता होनी चाहिए। परिस्थितियों की पहचान करने की योग्यता होनी चाहिए। मापन पर विधियों की जांच और उसके चुनाव की योग्यता होनी चाहिए। और 5th है लेखबद्ध प्रमाणों की व्याख्या करने की योग्यता अथवा सांख्यिकीय ज्ञान होना चाहिए। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जब आप प्री टेस्ट और पोस्ट टेस्ट करते हो, उसके बाद आप उनको कोई भी उसमें टूल्स, मतलब टेस्ट लगा के आप उसको देखते हो या फिर ग्राफ बनाते हो,
कुछ भी मतलब उसमें, तो उसके थ्रू आपको उसका डिफरेंस पता चल जाता है ना। जैसे काई स्क्वायर टेस्ट या कुछ भी हम टेस्ट करते हैं, जो स्टैटिस्टिक्स का ज्ञान होता है अगर हमें, तो उससे हमें पता चल जाता है। तो जो हमारे उद्देश्य है ना, ये मेथड है एक्चुअली, यही हमारी विशेषताएं भी हैं। तो आप इसकी PDF आप ले लेना, और आपको अगर ज़रूरत लगे तो आप नोट्स बना सकते हो। ये PDF मैंने दे दिया है लिंक, तो आप देख सकते हो, ठीक है। बहुत छोटा छोटा है, पर आपको PDF मिल जाएगी तो आप इजीली नोट्स बना सकते हो। थैंक यू सो मच।